हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द मैजिकल क्लासेस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो पीछे टॉपिक लिखा हुआ है कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जो टॉपिक है इसके बारे में। तो ये प्रिज्म और वर्ण विक्षेपण जो नया सुना सुना सा लग रहा है, इसमें दोनों को हम समझेंगे। पहले यहाँ प्रिज्म से देख लेते हैं। सबसे शुरू प्रिज्म लिखा है तो इसे ही पहले समझते हैं। प्रिज्म, तो प्रिज्म एक कांच का स्लैब होता है जो कि इसका शेप में 3 रेक्टेंगुलर होता है और 2 ट्रायंगल होता है, यानी कि 3 गो चतुर्भुज होता है और 2 त्रिकोण से मिलकर जो इसका है शेप बनता है। तो यहाँ पे देखिए इसी प्रकार से होता है प्रिज्म। इसका एक इधर साइड दिख रहा है आपको, ये कैसा है? चतुर्भुज है, 4 भुजा है। और एक ये साइड हो गया। अब एक ये साइड देखिए, ये साइड भी चतुर्भुज है और एक नीचे का साइड ये भी चतुर्भुज है। टोटल मिला के 1 2 3 चतुर्भुज। और त्रिभुज कितना है? ये जो खाली सा एरिया दिख रहा है, एक इधर त्रिभुज है, इसको इधर हाथ तरफ लगेंगे, और एक इधर सामने 2 त्रिभुज। तो इसी आकृति को प्रिज्म बोलते हैं और यह पारदर्शी पदार्थ होना चाहिए कोई भी, ठीक है। तो प्रिज्म समझ लिए। वर्ण विक्षेपण समझते हैं। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है जब भी प्रकाश की किरणें प्रिज्म से पार होती हैं, श्वेत प्रकाश किरणें, तो वह 7 रंग में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। तो इसे एक डायग्राम बनाते हैं, उसके द्वारा देखते हैं। ये हमने प्रिज्म बना लिया। प्रिज्म, ये प्रकाश किरण ऐसे गई और यहाँ अपवर्तन हुआ। ये तिरछा जा रहा है पर अपवर्तन हुआ तो ये इधर सीधा मुड़ जाएगा। इधर सीधा कैसे मुड़ा, इसके लिए भी आपतन बिंदु पे डाला गया लंब को अभिलंब बोलते हैं। ये सबको पता है, तो इसीलिए यहाँ एक अभिलंब बना रहे हैं। देखने में ही टेढ़ा लग रहा है। ये अभिलंब हो गया मान लीजिए, और नीचे की तरफ ऐसा आया। तो ये जब सघन माध्यम से, जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो क्या होता है कि यह अभिलंब की तरफ मुड़ता है। तो ये क्या हुआ, जो किरण है ये इधर से गया श्वेत प्रकाश। कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश। श्वेत प्रकाश गया तो ये अभिलंब की तरफ मुड़ गया। फिर अब क्या हो रहा है, जो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, यानी कि इसका जो अभिलंब है इस प्रकार होगा। तो अब क्या होगा, अभिलंब से दूर हटेगा। ये हुआ अभिलंब, अभिलंब से दूर हटेगा तो इधर निकलेगा, ठीक है। ऐसे निकला, अभिलंब से दूर हट गया। तो ये हुआ प्रकाश का अपवर्तन प्रिज्म में। पर यहाँ हमने बताया कि यहाँ वर्ण विक्षेपण पढ़ना है। वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, श्वेत प्रकाश से 7 रंग की किरण आगे विभक्त हो जाती है। तो ये यहीं से 1 2 3 4 5 6 7, 7वां ऊपर है इसीलिए 7वां का जरूरी नहीं है। तो कितना किरण हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 इधर नीचे की तरफ निकलती हैं, ठीक है। 7 किरणें निकलती हैं। समझाने के लिए बता रहे हैं। इन 7 किरणों के कलर को आपको अगर याद रखना है तो याद रखिएगा, विबज्योर, VIBGYOR। V का मतलब होता है VIOLET, वायलेट। I मीन्स इंडिगो, इंडिगो। B मतलब ब्लू, ब्लू। G मतलब ग्रीन। Y मतलब येलो। ऑरेंज मतलब, O मतलब ऑरेंज।
आर मतलब रेड। याद रखिए विबज्योर, वॉयलेट का मतलब होता है बैंगनी। इंडिगो का मतलब होता है जामुनी, हिंदी में इसे लिखते हैं ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, येलो मतलब पीला, ठीक है, ऑरेंज मतलब नारंगी और रेड मतलब लाल। तो यही था कांच के प्रिज्म से श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इसमें क्या हुआ कि एक श्वेत प्रकाश गया, प्रिज्म से अपवर्तित हुआ, उसके बाद ये 7 रंगों में विभक्त हो गया। इसे ही कहते हैं श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कांच के प्रिज्म में, ठीक है। इसे लिखने के लिए परिभाषा का कोई जरूरी नहीं है कि ऐसे ही लिखना है, बस इसे समझ जाइए। अपने भाषा में किसी प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका परिभाषा इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जब श्वेत प्रकाश किरणें किसी प्रिज्म में प्रवेश करती है और प्रवेश करने के बाद 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, इस विभक्त होने की जो घटना होती है इसे ही श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कांच के प्रिज्म में कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा फोकस समझने में लिखिए, अगर समझ गए हैं तो किसी भी लैंग्वेज में लिखिए ताकि टीचर को यह समझ में आ जाए कि आप अच्छे से समझे हैं, उसे लिखे हैं, तब आपको जो नंबर में कोई कटौती नहीं होगा। तो आशा करते हैं आप सबको समझ में आया होगा प्रिज्म में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, ठीक है। इसी में एक और टॉपिक पढ़ना है, इंद्रधनुष का बनना। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग सोच रहे होंगे ये इंद्र का कौन सा धनुष है। ये इंद्र धनुष आप लोग को नाम थोड़ा अलग लग रहा होगा, पर सब कोई देखे होंगे जब पानी बरसता है उसके बाद एक आकाश में 7 रंग का, 7 रंग तो पूरा पूरा नहीं दिखाई पड़ता है, पर 2-3 रंग ऐसा होता है जो कि पूरा पूरा दिखाई पड़ता है, वो आकाश में ऐसा आकृति बनता है जो आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है। तो इसे ही इंद्रधनुष बोलते हैं। यह क्यों बनता है इसके बारे में पढ़ेंगे। यह भी जैसे प्रिज्म का जो था अभी कॉन्सेप्ट इसी पे काम करता है। क्या होता है कि जब प्रकाश किरण होता है सूर्य का, वह पानी बरसती है और वर्षा की बूंदें, छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं उसमें प्रवेश करता है। तो ये वर्षा का बूंद है मान लीजिए, और ये प्रकाश सूर्य से आता हुआ प्रकाश किरण है। ये यहाँ पे आएगा तो इसके बाद ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मुड़ेगा, उसके बाद फिर ये अपवर्तित हो जाएगा। ये 2-3 इसी प्रकार से 7 किरण में अपवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमने बताया था कि प्रिज्म कैसा होता है, एक पारदर्शी और कांच का स्लैब जैसा जो कि पूरा थक्का टाइप में हो, एक माध्यम हो, दूसरा माध्यम बीच में खाली नहीं हो। तो ये प्रिज्म के जैसा ही काम करता है वर्षा का बूंद। और एक प्रकाश किरण जो होता है सूर्य का, उसे 7 रंगों में विभक्त कर देता है। और ये किरणें छोटा छोटा बहुत होता है, इसीलिए सब जगह 7 किरणें बनते हैं आते हुए। एक प्रकाश की किरण है वो 7 किरण को निकालता है। इसी प्रकार से ये 7 किरण एक सीरीज में जुड़ जाते हैं, उसके बाद हमें दिखता है इंद्रधनुष, जिसे कि गांव सब में बोलते हैं कि देखो पंचोखा उग गई, अब पानी ना बरसते। सुने होंगे गांव देहात में, हम लोग भी पहले यही सुनते थे। तो ये जो बनता है ये प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण ही बनता है, ठीक है। इसे देख लिए, समझ गया ना। इसका अगर कोई लिखना है, बोले इंद्रधनुष कैसे बनता है, तो कैसे लिखिएगा। जब प्रकाश किरणें सूर्य से निकलकर वर्षा के बूंदों में प्रवेश करती है, उसके बाद एक बार अपवर्तित होती है, उसके बाद पुनः फिर से अपवर्तित होती है, तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है।
यहाँ पे क्या होता है कि ये बूंद है, इसमें क्या हुआ, आया प्रकाश किरण, फिर से ये अपवर्तित हो गया, कुछ किरण इधर भी निकलेगा, लेकिन अधिकतर जो किरण होगा वह 7 रंग में इधर फिर से अपवर्तित हो जाएगा। तो इसी के कारण बनता है इंद्रधनुष। तो लिखेगा कि जब प्रकाश किरणें, इसी को देख के प्रकाश किरणें आता है, उसके बाद पानी के बूंद में अपवर्तित होते हैं, उसके बाद फिर पुनः अपवर्तित होते हैं और 7 रंगों में विभक्त हो जाते हैं, जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। यह होगा इसका प्रॉपर डेफिनेशन या फिर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेगा तो बोलेगा कि इंद्रधनुष कैसे बनता है समझाइए, तो इसे यही जो बोले उसे लिख लीजिएगा। अगर जो बोल रहे हैं वो आपको फास्ट लगे तो आप वीडियो को स्लो करने का ऑप्शन होता है, उसे स्लो कर लीजिए, उसके बाद इसे आराम से लिखिए। ज़्यादा यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट समझा रहेगा तो आप किसी भी लैंग्वेज में, अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। अब जो हमारा अगला जो टॉपिक है वह है वायुमंडलीय अपवर्तन। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। इन सभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं इन्हीं में से 3-4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमारा जो ये टॉपिक पढ़ना है वायुमंडलीय अपवर्तन, इसके बारे में भी देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कांच और हवा में जो अपवर्तन होता है उसके बारे में पढ़ा। तो अब ये वायुमंडल में कैसे होगा। वायुमंडल तो आप सबको लगता होगा कि एक ही प्रकार का हवा ही है सब जगह। हाँ, सही में हवा ही है, पर सबका जो घनत्व है वायुमंडल में 3-4 लेयर होते हैं, तो सबका घनत्व एक जैसा नहीं होता है। और जहाँ घनत्व चेंज हुआ यानी कि वह एक दूसरे माध्यम की तरह बिहेव करेगा। तो वायुमंडल में 3-4 लेयर होते हैं हवा का ही, जिसके कारण कि कोई भी प्रकाशीय पिंड से आता हुआ प्रकाश किरण, चाहे वह ग्रह हो या फिर तारा हो या फिर सूर्य हो, किसी भी चीज जो प्रकाशीय पिंड है उससे आता हुआ प्रकाश किरण जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वह एक बार नहीं 3-4 बार अपवर्तित होती है। तो उसे ही पढ़ना है हमें इस टॉपिक के अंदर, और उन सब के कारण क्या क्या होता है चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं। तो इस अपवर्तन के अंदर जो है वायुमंडलीय अपवर्तन, इसके अंदर एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है कि तारा का टिमटिमाना। आप लोग भी कभी न कभी सुने होंगे तारे क्यों टिमटिमाते हैं, यह प्रश्न। तो तारा का टिमटिमाने का मतलब है कि आप लोग भी कभी जब बादल साफ हो, जो आसमान साफ हो, तो आप देखिएगा तारा को तो दिखेगा, एक पर्टिकुलर एक तारा को देखिएगा, उसको कभी कुछ सेकंड के लिए दिखाई देगा, कुछ सेकंड के लिए नहीं दिखाई देगा। तो इसे ही बोलते हैं तारे का टिमटिमाना। ऐसा थोड़ा होता है कि तारा कुछ दिन में बुझ आ गया, बंद हो गया जलना, ऐसा नहीं होता है। तो ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। तो कैसे होता है उसे यहाँ पे समझेंगे हम लोग। एक यहाँ पे हम मान लीजिए ये हमारा छोटा सा अर्थ, हम यहाँ पे अभी छोटा सा बनाए हैं, इसका ये वायुमंडल है। वायुमंडल का परत 3-4 प्रकार से, जब यहाँ पे सूर्य का या फिर किसी भी चीज का प्रकाश किरण आया, थोड़ा सा ये अपवर्तित हुआ, फिर एक बार अपवर्तित हुआ, फिर अपवर्तित हुआ, और मान लीजिए हम यहाँ पे खड़ा है और यहाँ से ये हमारे आँख तक पहुँच रहा है, प्रकाश का किरण है। कितना बार विचलित हुआ है ये प्रकाश किरण आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये प्रकाश की किरण जो है इतना बार विचलित हुआ है कि वायुमंडल में थोड़ा सा भी परिवर्तन इस प्रकाश किरण को बहुत ज़्यादा डाइवर्ट कर देता है, जिसके कारण हमें जो तारा हो टिमटिमाता हुआ नजर आता है। कुछ सेकंड के लिए दिखेगा, कुछ सेकंड के लिए नहीं दिखेगा। तो इसका अगर आपसे पूछेगा कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका आंसर लिखिए, तो इसका आंसर इस प्रकार से होगा कि तारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। वायुमंडल में 3-4 प्रकार के परत होते हैं, जिसके कारण किसी पिंड से निकलने के बाद प्रकाश किरण 3-4 बार अपवर्तित होती है। वायुमंडल में थोड़ा सा भी परिवर्तन जो
हमें जो तारों को टिमटिमाते हुए प्रतीत करवा देता है। इस प्रकार से इसका आंसर लिख सकते हैं आप लोग। किसी भी पिंड का जहाँ उपयोग किए हैं वहाँ पे आप लोग तारे से निकलने वाला प्रकाश किरण यूज कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ स्पेशली तारा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो हो गया तारा का टिमटिमाना का जो पढ़ना था टॉपिक वो खत्म। अब एक और टॉपिक है, वह है कि जब तारा टिमटिमाता है तो बहुत सोच रहे होंगे कि ग्रह भी टिमटिमाता होगा। तो ग्रह टिमटिमाता नहीं है। क्यों नहीं टिमटिमाता है? क्योंकि इसके बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा इधर फिगर वगैरह जो भी बनाना होगा बनाएंगे। तारा बहुत, जो ग्रह है, ग्रह की अपेक्षा तारा जो होता है वह बहुत दूर स्थित होते हैं, जिसके कारण वायुमंडल में थोड़ा सा भी परिवर्तन उन्हें उनके प्रकाश को विचलित कर देता है, जिससे कि हम उन्हें कुछ सेकंड के लिए देख पाते हैं और कुछ सेकंड के लिए नहीं देख पाते हैं, जिसके कारण हमें प्रतीत होता है कि तारा टिमटिमात रहा है। लेकिन जो ग्रह होते हैं वह उनके तारा की अपेक्षा में नज़दीक में स्थित हैं हमारे वायुमंडल से, हमारे पृथ्वी से, जिसके कारण उनसे ज़्यादा मात्रा में प्रकाश निकलती है और वायुमंडल में थोड़ा मोड़ा जो क्या होता है परिवर्तन होता है, उसके कारण उनके प्रकाश में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उनका अपवर्तन में, जिसके कारण हमें वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनसे ज़्यादा मात्रा में प्रकाश मिलती है हमें, वो पृथ्वी के नज़दीक स्थित है इसके कारण, ठीक है। तो इसका आंसर इसी प्रकार हो जाएगा। क्या है टॉपिक? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, यह प्रश्न। इसका आंसर इस प्रकार लिखिएगा कि चूंकि तारे हमारे जो पृथ्वी है इससे बहुत दूर स्थित हैं एवं ग्रह तारे के अपेक्षा नज़दीक स्थित हैं, जिसके कारण तारे के अपेक्षा जो ग्रह का प्रकाश है वह ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी तक पहुंचती है। इसके कारण जो वायुमंडल में थोड़ा मोड़ा जो परिवर्तन हो उसके कारण इनका जो प्रकाश का किरण है वह विचलित नहीं होता है। इसके कारण हमें जो ग्रह है वह टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। इसका इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, और इसके जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। तो अगर आपको ये सब चीज़ समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।